नमस्ते। आज की हमारी क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर के लिए और हमारा विषय है समकालीन भारत में शिक्षा। आज का हमारा टॉपिक है सन 1793 का आज्ञा पत्र। सन 1793 का आज्ञा पत्र। पिछली कक्षा में हमने चार्ल्स ग्रांट के प्रयास पढ़ लिए थे, उससे संबंधित उन्होंने शिक्षा के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें बताई वो भी हमने देख ली थी। ठीक है, उनकी जो उन्होंने जो पुस्तक छापी थी उसके अंतर्गत क्या क्या लिखा गया था, सीधी सी बात अच्छी बातें नहीं थी, तो वो सारी की सारी चीजें हमने देख ली थी। उन्होंने जो भी प्रस्ताव दिए थे कि उन्होंने जो भी पुस्तक में जो भी लिखा था वो उनके प्रस्ताव थे और उनके जो प्रस्ताव थे वो उन्होंने एक आज्ञा पत्र के रूप में बनाए। ठीक है, एक ब्रिटिश संसद का सदस्य था, ब्रिटिश संसद के एक सदस्य थे जिनका नाम था विल्बरफोर्स। विल्बरफोर्स ने जो चार्ल्स ग्रांट का जो प्रस्ताव था ना, वो ही जो हमने कल पढ़ा था, चार्ल्स ग्रांट के प्रस्ताव से बहुत अधिक प्रभावित हुए और उन्होंने जब ईआईसी का आज्ञा पत्र, मतलब वो चार्ल्स ग्रांट के वो प्रस्ताव से बहुत अधिक प्रभावित हुए, यानी कि ईआईसी ईस्ट इंडिया कंपनी में ही कार्यरत है चार्ल्स ग्रांट। ठीक है, और उन्होंने वो जो आज्ञा पत्र था उन्होंने ब्रिटिश संसद में पुनः संशोधन के लिए भेजा 1793 में। विल्बरफोर्स बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए चार्ल्स ग्रांट के विचारों से और जो चार्ल्स ग्रांट ने यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो प्रस्ताव जो आज्ञा पत्र आया था 1793 का, वो पुनर्शोधन के लिए ब्रिटिश संसद में भेजा। तो विल्बरफोर्स उस समय क्या चाहते थे, विल्बरफोर्स ये चाहते थे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सदस्य हैं वो भारतीय शिक्षा के लिए कार्य करें हर तरीके से। ठीक है, भारतीय शिक्षा के लिए कार्य करने का मतलब है भारतीयों को मतलब सभ्य बनाने का एक प्रस्ताव था उनके लिए। उन्होंने इस आज्ञा पत्र को, विल्बरफोर्स ने इस आज्ञा पत्र को राजनीतिक एवं कानूनी मान्यता स्वीकार करी या राजनीतिक एवं कानूनी मान्यता उसको प्रदान करे। ठीक है, इस आज्ञा पत्र के माध्यम से विल्बरफोर्स ये चाहते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के सदस्यों को ये कहना चाहते थे कि भाई हमको भारतीय शिक्षा के लिए कार्य करना है। इसके लिए कार्य करना है, भारतीय शिक्षा के लिए कार्य करना है और भारतीय शिक्षा के लिए कार्य करना है। और उन्होंने इस आज्ञा पत्र के अंतर्गत क्या लिखा था, उन्होंने इस आज्ञा पत्र के अंतर्गत जो भी उन्होंने इस 1793 का जो आज्ञा पत्र उसको देखा, पढ़ा, समझा। ठीक है, फिर अपने भी विचार प्रस्तुत किए उन्होंने। और उनके क्या विचार थे, उनके ये विचार थे कि जो ईआईसी के जो सदस्य थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सदस्य थे, वह अनिवार्य कर्तव्य समझे, वह अपना जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति अपना अनिवार्य कर्तव्य समझकर ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कार्य करे। ठीक है, वह अपनी बुद्धि का प्रयोग करे, यानी कि वह अपने पूर्ण बुद्धि का प्रयोग कर, ठीक है, ऐसे कार्य करे जो कि कंपनी के हित में हो और कंपनी की समृद्धि में हो।
यानी कंपनी के हित में हो और कंपनी की वृद्धि हो, समृद्धि हो, धन है, ऐसे कार्य वो करे अपनी बुद्धि से, ठीक है। और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यानी कि अपने हित को बढ़ाने के लिए, समृद्धि को बढ़ाने के लिए, इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वह ऐसे ऐसे तरीके या ऐसे मार्ग ले सकते हैं जो कि जिससे कि भारतीयों में ज्ञान का विकास हो, संस्कृति का विकास हो और भारतीय कैसे बने, सभ्य बने, ठीक है। जो 1793 का जो आज्ञा पत्र था उसको राजनीतिक एवं कानूनी मान्यता किसने प्रदान करवाई थी, विल्बरफोर्स ने प्रदान करवाई थी, मतलब उसकी तरफ से तो उसको मिल ही गई थी। फिर उन्होंने इस प्रस्ताव में लिखा है कि भाई भारतीय शिक्षा पर उन्होंने जोर दिया है और साथ ही साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी के सदस्यों को ये कहा है कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति वफादार रहेंगे, ठीक है। अनिवार्य कर्तव्य समझ लो, आपको अपने कार्य को अनिवार्य कर्तव्य समझकर करना है और साथ ही साथ में अपने विवेकपूर्ण तरीके से आपको कार्य करना है, ठीक है, कंपनी के हित में और कंपनी की समृद्धि के लिए। और कंपनी की हित और समृद्धि यानी कि इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आप उन मार्गों को चुन सकते हैं जिससे कि भारतीयों में ज्ञान और संस्कृति और सभ्यता का विकास हो। ऐसा विल्बरफोर्स चाहते थे कि ऐसी ऐसी चीजें हो। अब आगे क्या हुआ, ठीक है। इस प्रस्ताव का सदस्यों ने यानी कि ब्रिटेन के सदस्यों ने, संसद के सदस्यों ने जमकर विरोध किया। संसद के सदस्यों ने इसका जमकर विरोध किया, ठीक है। और एक वो सम्मानजनक सदस्य थे ब्रिटिश संसद के जिनका नाम था रैंडल जैक्सन। ब्रिटिश संसद सदस्य के एक बहुत ही सम्मानजनक सदस्य थे जिनका नाम था रैंडल जैक्सन। रैंडल जैक्सन ने तो मतलब भावी भविष्य को भी बता दिया, भावी समय को भी बता दिया कि आने वाले समय में क्या होगा। उन्होंने ये कहा रैंडल जैक्सन ने कि हमने अमेरिकी उपनिवेश को हम खो चुके हैं। अमेरिका इससे पहले आजाद, इस आज्ञा पत्र से पहले आजाद हो चुका था, ठीक है। अमेरिका भी अंग्रेजों का गुलाम रहा है, ठीक है। तो ये जो रैंडल जैक्सन कह रहे हैं कि हाँ, अमेरिका भी हमारा गुलाम था और हम अमेरिका को भी हम खो चुके हैं। क्यों खो चुके हैं? क्योंकि हमने हमारी भाषा जो है वो उन पर थोपनी चाहिए, उनको जबरदस्ती हमने चाहा कि वो हमारी भाषा को सीखे, इसलिए उन्होंने सीधी सी बातें आंदोलन किया और सीधी सी बातें अमेरिका आजाद हो चुका था। और उन्होंने फिर यूं भी कहा कि भारत भी, आप क्या भारत को भी खोना चाहते हो? क्या भारत भी हमसे आजाद हो जाए, हमारे हाथ से निकल जाए? आप क्या ये चाहते हो? इसीलिए इसका बहुत जोरों से इसका विरोध हुआ। और आखिर में क्या हुआ? आखिर में हुआ यूं कि जो 1793 का जो आज्ञा पत्र है उसको स्वीकार नहीं किया गया, वो वहीं का वहीं कैंसिल हो गया। लेकिन कुछ हद तक कुछ अंश उसमें अभी भी बाकी थे, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं मौजूद था। प्रत्यक्ष रूप से समाप्त हो चुका था लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं वो मौजूद था, ठीक है। फिर क्या हुआ? 1793 का आज्ञा पत्र को पुनः संशोधन के लिए वापस से EIC में भेजा गया, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी में भेजा गया। जब उसको ईस्ट इंडिया कंपनी में वापस से पुनः संशोधन के लिए भेजा, तब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एक सर्वोच्च पद पर विद्यमान थे लॉर्ड मिंटो, जिनके बारे में हमने आगे भी पढ़ रखा है, ठीक है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के
एक सर्वोच्च पद पर विद्वान थे लॉर्ड मिंटो। तो लॉर्ड मिंटो जब ये आज्ञा पत्र वापस आया तब लॉर्ड मिंटो ने भी अपने विचार जो भारतीय शिक्षा से संबंधित थे, जो भारतीय शिक्षा से संबंधित थे, उन्होंने अपने विचार भी इस संशोधन में संकलन कर दिए, यानी कि इस संशोधन के अंदर डाल दिए। अब लॉर्ड मिंटो के क्या विचार थे? तो लॉर्ड मिंटो ने किसके ऊपर बात की है? लॉर्ड मिंटो ने बात की भारतीय शिक्षा के ऊपर, ठीक है। तो लॉर्ड मिंटो ये चाहते थे कि भारतीय शिक्षा पर जोर दिया जाए, ठीक है। उन्होंने चिंता जताई कि भारतीय शिक्षा जो है वो पतन की ओर जा रही है। उन्होंने वो बहुत चिंतित थे कि जो भारतीय शिक्षा है उसका पतन होने वाला है, पतन की ओर तेजी से वह बढ़ रही है। अब पतन की ओर तेजी से किस लिए बढ़ रही है, इसके क्या कारण है? तो चलिए हम इसके कारण देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो भारतीय जो विज्ञान है उन्होंने कारण दिए हैं कि भारतीय विज्ञान और भारतीय साहित्य ये तेजी से विलुप्त हो रहे हैं, ठीक है। ना तो भारतीय विज्ञान बचा है, ना तो उसमें ऐसा कोई मजबूत कोई ठोस ऐसा कोई विज्ञान बचा है, ना ही साहित्य बचा है, ना ही कोई साहित्यकार बचा है, और कोई भी विद्वान नहीं बचा। और भी कोई विद्वान भी है तो उनमें इतना ज्यादा ज्ञान नहीं है, उनमें ज्ञान की बहुत अधिक कमी पाई गई है। यानी कि उन्होंने कहा कि जो भारतीय विज्ञान है जो और भारतीय जो साहित्य है वो तेजी से विलुप्त होता जा रहा है, ठीक है। और जो विद्वान जो बचे भी है, जो साहित्यकार बचे भी है, उनमें इतना ज्यादा ज्ञान नहीं है कि वो एक ऊंचे लेवल तक जा सके, ठीक है। ऐसा लॉर्ड मिंटो ने अपने प्रस्ताव में कहा। साथ ही साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो भारत के जो प्राचीन ग्रंथ है, जो भारत के जो प्राचीन ग्रंथ है वो इतने ज्यादा महान है कि भाई उनके ज्ञान की कोई लेवल ही नहीं है। जो प्राचीन जो ग्रंथ है वो इतने ज्यादा महान है कि अगर उनका ज्ञान भारतीय को मिल जाए या किसी को भी मिल जाए तो वो तो फिर धन्य ही हो जाएगा। लेकिन यह प्राचीन ग्रंथ का ज्ञान भारतीयों को नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि सबसे पहले तो ये जो प्राचीन ग्रंथ है वो थोड़े से लुप्त हो गए हैं, इनकी किसी ने केयर नहीं की, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि इनको ना तो कोई समझने वाला है और ना ही कोई इसकी व्याख्या करने वाला है। यानी कि ना ही इनको समझने वाला है, जो को समझेगा ही नहीं तो हमको कैसे समझाएगा, और जो हमको समझाएगा नहीं तो उसकी व्याख्या कैसे कर पाएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो प्राचीन ग्रंथ है उनको ना तो कोई समझने वाला रहा है और ना ही कोई व्याख्या करने वाला बचा है। तो ऐसे में इन ऐसे ग्रंथों के अभाव में हम शिक्षा देना तो एक असंभव सा ही कार्य है। शिक्षा हम नहीं दे पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले इन ग्रंथों को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा लॉर्ड मिंटो कह रहे हैं। अब जो लॉर्ड मिंटो ने इतना अपना जो विचार है इस तरीके से प्रस्तुत किया तो मतलब हम अनुमान लगा सकते हैं कि सारे अंग्रेज बुरे नहीं थे। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ सदस्य ऐसे भी थे जो कि भारतीय संस्कृति को समझते थे, और इसके महत्व को भी भली भांति जानते थे कि ये कितने ज्यादा जरूरी है। तो कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी के सदस्य ऐसे भी थे जो डायरेक्ट इनडायरेक्टली भारतीय संस्कृति का या फिर भारतीय सभ्यता का या फिर भारतीयों का साथ देते थे और उनके साथ में खड़े होते थे। जैसे लॉर्ड मिंटो एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने पहले भी जैसे कि जो मिशनरी थे, अंग्रेज मिशनरी थे, उन्होंने वो बुक छाप दी थी कि हिंदू और मुसलमानों के नाम एक संदेश।
तो वो भी जो गतिविधि कर रहे थे तो उस पर भी काफी अंकुश लगाया था लॉर्ड मिंटो ने। और फिर लॉर्ड मिंटो ने जो 1793 का जो प्रस्ताव वापस से पुनः संशोधन के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी में आया, तब उन्होंने भी अपने विचार व्यक्त किए। तो इसमें सीधी सी बात है, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। उन्होंने चिंता ही जताई है कि जो चीजें खत्म सी हो रही है भारतीय ग्रंथ के अंतर्गत से उससे संबंधित। तो कुल मिलाकर वो हित ही चाहते थे भारतीयों का, भारतीय संस्कृति का। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी आज की क्लास सन 1793 का आज्ञा पत्र। इससे संबंधित कुछ भी आपको परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और जो भी मैंने बताया है वो नोट डाउन करते जाइए कि वो इससे संबंधित ही आपका टेस्ट होगा। तब तक के लिए घर पे रहें और सुरक्षित रहें।